फ्रेंड्स, वेलकम इन के आर क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ढंग से अध्ययन जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं। कह रहा है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है। जो ध्वनि प्रदूषण 2001 बनाया गया था वो क्या निर्देशित करता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी और सी, लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण, और दूसरा है किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। इन दोनों के बारे में ये बताता है जो ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 में बना गया था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पानी में पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ का के कारण कौन से रोग हमें बनते हैं। यदि पानी में रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो उससे क्या क्या हमें हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कैंसर एक हो सकता है यदि रेडियो एक्टिव युक्त पानी हम पी रहे हैं, आँखों से पानी गिरना और डीएनए विखंडन, ये तीनों चीज़ें ही जो प्रदूषित होता है पानी रेडियो एक्टिव से, उसमें डी सब सही आंसर है कि ये सारी चीज़ें हमें उससे हो सकती हैं यदि हम प्रदूषित पानी पिएंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ युक्त। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। आपको ये बताना है जो ग्रीन हाउस प्रभाव था सर्वप्रथम किसके द्वारा पहचाना गया था। इसका सही आंसर है जीन बेपिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। और ये कब पहचाना गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है अगली बार आ जाए। 1824 में ये पहचाना गया था, ये आपको याद रखना है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। आपको ये बताना है ये तीन गैसें आपको दे रखी हैं, इन गैसों में से कौन सी वैश्विक तापमान के लिए, जो तापमान में वृद्धि हो रही है पृथ्वी की, उसके लिए जिम्मेदार है। क्लोरोफ्लोरो CFC होती है, आप जानते हैं। मीथेन होती है, CH4 बिल्कुल होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये भी होती है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है ये सभी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि यहाँ पर 3 एसिड दे रखे हैं और इनमें से कौन सा एसिड अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है या जिसका संगठन होता है। बताइए आप, इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी, ए और बी। यहाँ पर HNO3 है, HNO3, ये मिस्टेक हो गया सर। HNO2 की जगह आप HNO3 कर लीजिए। तो जो अम्ल वर्षा में है वो HNO3 और H2SO4 ये प्रेजेंट होते हैं। ए और बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्न में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है। आपको ये बताना है कि जो ओजोन परत की मोटाई है, हम कितने स्तर तक नीचे जाएं उस मोटाई से तो हमें छिद्र की संख्या दे देंगे। इसका सही आंसर है सी, 200 डाप्सन यूनिट DU। ये डाप्सन यूनिट जो DU है वो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, EIA इंटरनेशनल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया था। आपको ये बताना है जो EIA है वो अमेरिका में कब स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है बी, 1969। और मैं ये बता दूं नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है जो EIA भारत में कब इम्प्लीमेंट किया था, ये आपको बताना है 1994, 1994 में भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार से हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और आपको अच्छा स्कोर करने में सफलता दिलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछ रहा है DDT एक जो कीटनाशक होता है ये किस प्रकार का होता है, इसकी प्रकृति आपको बतानी है। तो दोस्तों ये होता है, आप बताइए क्या होता है। ये एक अनअपघटनीय प्रदूषक होता है, इसका अपघटन नहीं होता है DDT का। तो बी आंसर बिल्कुल सही है, अनअपघटनीय प्रदूषक। इसलिए DDT का यूज मुक्त आप गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया है कि आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे फसलों के ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है निम्न में से
कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? अब ये बताना है, ये जीवाणु हैं 4, इनमें से कौन सा जो जीवाणु है वो जल प्रदूषक के रूप सूचक के रूप में काम आता है। 67 का आंसर सही क्या होना चाहिए, आप बताइए। इसका सही आंसर है डी, कॉलीफॉर्म। और कहीं कहीं ई कॉली भी आपको दे सकता है, तो ई कॉली भी होगा तो भी राइट आंसर होगा। और यदि कॉलीफॉर्म और ई कॉली दोनों आंसर में होंगे तो आपको ई कॉली ही आंसर मानना है। ई कॉली, राइट, E.coli, ई कॉली। यदि कॉलीफॉर्म और ई कॉली आपको ऑप्शन में दे रखा है तो ये ज़्यादा प्रेफर करेंगे आप, जो कि जीवाणु जल प्रदूषक का सूचक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? आपको ये बताना है, ये सारी गैसें हैं 4, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाती है? सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होती है, उद्योग कल कारखानों से, मोटरसाइकिलों से, लकड़ियाँ जलाने से जो CO2 निकलती है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायु प्रदूषण से नहीं होते। आपको बताना है कि वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है। वायु प्रदूषण से कैंसर होता है, बिल्कुल सही है। श्वसन संबंधी रोग सकते हैं, ये भी है। इमारतों का क्षय, ये भी वायु प्रदूषण से होता है। क्या नहीं होता है? तो सही आंसर है इसका ए, पाचन तंत्र से संबंधित रोग। जो वायु प्रदूषण से है वो डाइजेशन संबंधित रोग आपको नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको बताना है अम्लीय वर्षा का कारण निम्न से किसकी सांद्रता में वृद्धि है। ये गैसों का कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको, और इन गैसों के कॉम्बिनेशन से ये बताना है कि किन की मात्रा में बढ़ने से, ये जो कॉम्बिनेशन है जिनकी मात्रा बढ़ाई जाएगी तो अम्ल वर्षा का कारण बनेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। आप सही भाषा में, आसान भाषा में समझ सके क्वेश्चन, वो आपके अंदर चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, तुरंत आप उसको समझ जाएंगे क्या कहना चाहता है। तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, SO2 है, तो सही आंसर है SO2 और NO2। ये जो गैसें हैं, यदि हम NO2 और SO2 की मात्रा, कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ाएंगे तो अम्ल वर्षा का कारण बनेगी। मैं समझ सकता हूँ आपको अच्छे से और बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये बताइए क्वेश्चन क्या है इसका आंसर। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। अभी हमने देखा 200 डाप्सन यूनिट से हम नीचे जाएंगे तो ओजोन परत में छेद प्राप्त करेंगे। तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। क्लियर हुआ होगा, डाप्सन इकाई। बहुत ही आसानी से इसको आपने क्रैक कर दिया क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छे से अपन ने पहले इसको समझ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है आपको बताना है। तो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सी बिल्कुल सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ देखिए आप, चोरनोबिल, ये चोरनोबिल है, दुर्घटना किससे संबंधित है? जो चोरनोबिल दुर्घटना है ये नाभ की दुर्घटना है एक। सी आंसर बिल्कुल सही है, नाभ की दुर्घटना। और ये जो दुर्घटना घटी है चोरनोबिल, ये यूक्रेन में है, यूक्रेन। अभी हम यूक्रेन में कहेंगे, लेकिन जब ये दुर्घटना घटी थी तो यूक्रेन USSR के साथ था। जो यूक्रेन था वो USSR के साथ था, ठीक है, सोवियत संघ के साथ था। उसका विघटन नहीं हुआ था सोवियत संघ का, इसलिए ये चोरनोबिल है, ये यूक्रेन में है। और ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये जो दुर्घटना घटी थी दोस्तों, ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपको एक सर्च करके बताना है कि जो दुर्घटना थी चोरनोबिल, ये किस ईयर में घटी थी। आपको इसका सन बताना है, आप अपने से खुद आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, और कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है?
आपको बताना है वायु प्रदूषण का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है। 74 में आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, ठोस अपशिष्ट। ठोस अपशिष्ट जो है वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। आपने बार बार किया है इस क्वेश्चन को। सही आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण या जिम्मेदार गैस है।